नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और इस चर्चा में मेरा साथ देंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अजय खंडेलवाल। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपसे बात करना तो खैर हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत ही खुलकर बात करते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, जब हम बात करते हैं इस तरह से, चाहे फंड मैनेजमेंट की बात हो, मार्केट आउटलुक की बात हो, तो हमेशा बहुत विस्तार से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और जितना भी बताया जा सकता है आप इन्वेस्टर्स के हित में काफ़ी कुछ ओपनली एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप शायद उसे बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि जैसा हमने देखा कि 2024 हालांकि इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया और आपने मदद की इसमें, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। तो अब इक्विटी मार्केट का आउटलुक क्या है? आने वाले समय में शायद रेट कट की संभावना भी देखी जा सकती है। बाकी भी बहुत सारे ग्लोबल क्यूज़ हैं, तो इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। एंड आई थिंक जैसा आपने बोला सर, 2024 में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे, उसके कारण थोड़ा वॉलेटिलिटी हाई था मार्केट में। पर अब जब हम देखेंगे कि नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट 2025, वो सभी इवेंट स्टेबलाइज हो गए हैं। ओके। सो आप मैक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो हमारा एक्सचेंज रेट हो, कंपेयर करिए उसको, जितना इवेंट्स ग्लोबली हुए और जितना वॉलेटिलिटी बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज में रहा, हमारा करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हमारे रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सो मैक्रो लेवल पे डेफिसिट्स, मैक्रो लेवल पे आई थिंक हम लोग काफ़ी अच्छा प्लेस्ड हैं। जहाँ तक माइक्रो बात करेंगे तो इस साल जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ थोड़ा गवर्नमेंट साइड पे स्पेंड में डिले था। प्राइवेट केपेक्स में भी जैसा हमने सोचा था उतना स्पेंड हुआ नहीं। बट जब हम 25 देखते हैं तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अभी आपके बेस नंबर्स में हैं। 25 वापस काफ़ी अच्छा साल होना चाहिए क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ऊपर नीचे जो भी हुआ था, नाउ वो आपके सॉल्व हो गए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट का कैसे बिजनेस होगा, इन काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग अभी भी इतना डिमांड सप्लाई में देख रहे हैं कि डिमांड इज़ काफ़ी ज़्यादा है सप्लाई से। सो आई थिंक वहाँ पर उन सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कॉर्पोरेट्स का बैलेंस शीट अभी भी बहुत हेल्दी है। एंड आपको जब ग्रो करना है किसी बिजनेस को तो आपको चाहिए कि आपके पास अपना कैपिटल हो, तो आपका रिस्क बहुत कम होता है। सो आई थिंक एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हो और दूसरा उस ग्रोथ को फंड करने के लिए आपके पास अपना कैपिटल हो। सो वो दोनों चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए 2025 विल बी अ गुड ईयर सर। ओके। अच्छा, आपने इस सेक्टर की बात की, मैं उस पर आऊँगा, पर उससे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। काफ़ी समय से ये चल रहा है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं और उसमें भी लार्ज कैप की वैल्यूएशंस जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप की अभी भी, हालांकि काफ़ी हमने करेक्शन देखा, पर उसके बावजूद भी थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। और मैं अगर एक बात कहूँ कि जब आपने स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया, क्योंकि आप खुद मैनेज कर रहे हैं, उस वक्त पर भी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थी और शायद उस वक्त पर स्मॉल कैप फंड लॉन्च करना, पता नहीं, आपने शायद हो सकता है सोचा हो एक रिस्क लिया जा रहा है, बट जिस हिसाब से आपने प्रूव किया कि फंड की परफॉर्मेंस रही, उसको देखकर ये लगता है कि मतलब आप तो बहुत कामयाब हैं स्मॉल कैप को मैनेज करने में। तो बस कैसे कर लेते हैं, मुझे ये बताइए। तो सर वापस देखिए, हमारा भी एकदम सिंपल तरीका है कि आज कंपनीज़ के अर्निंग्स अगर अच्छे आ रहे हैं एंड जब हम मिलते हैं देखते हैं उनके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, एंड अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ प्लान्स के कारण आगे भी अर्निंग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो हम हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। बिकॉज मार्केट लेवल्स को देख के, फ्लोज को देख के, वो क्या है, ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक चल गए हैं, बट आप जब उसी स्टॉक का अर्निंग देखेंगे एंड साथ में स्टॉक रिटर्न देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। लास्ट 2-3 साल में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ ही 25-30% है, कुछ कंपनीज 40-50% पे ग्रो किए हैं।
प्रॉफिट जो है उनके वो परसेंटेज में नहीं बढ़े हैं, वो मल्टीप्लाई हुए हैं, ओके 3x 4x। सो इसीलिए इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे हम अभी कितना हमने वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लिया है। क्योंकि ये सेम सवाल हमारे भी दिमाग में आता है, बट हमें कंफर्ट सिर्फ इसी बात से मिलता है कि आज वो बिजनेसेस जो हैं जो डिलीवर कर रहे हैं आगे वो कैसा करेंगे। एंड जब हम वो कंपनीज से मिलते हैं, वी गेट टू नो देयर बिजनेस प्लान्स, उसी से सर कॉन्फिडेंस आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देखिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है स्मॉल कैप्स में, क्योंकि आपका यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। सो वहाँ पर टू फाइंड राइट बिजनेस, बैलेंस शीट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अर्निंग ग्रोथ विद राइट वैल्यूएशन, अगर आप वो मिलता है तो फंड मैनेजर्स जनरली कॉन्फिडेंट होते हैं। सो विच इज़ द केस विद अस सर। तो स्मॉल कैप में आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है, मतलब कितने स्टॉक्स में से आप यूजुअली सिलेक्ट करते हैं? सर हम लोग स्क्रीनिंग ही 2000 करोड़ प्लस मार्केट कैप से करते हैं। सो अराउंड 1100 कंपनीज जो कि हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा है। सो फॉर अस स्मॉल कैप यूनिवर्स इज बिटवीन 250 टू 1100 करोड़। बट जनरली आप देखेंगे कि वहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होता है कि वो बिजनेसेस जो कि लॉस मेकिंग हैं, जहाँ पे बैलेंस शीट का सपोज करिए डेट ज़्यादा है, या जहाँ पे बिजनेस रिटर्न ही नहीं जनरेट कर सकता कि वो अपनी ग्रोथ खुद फंड कर सकें, सो रिटर्न ऑन कैपिटल कम है। सो उस तरह के नाम से अगर हम हटा दें तो उसके बाद अराउंड 250 स्टॉक्स है जहाँ पे हम फोकस करते हैं, और उसमें से वी मेक अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ 35-40 स्टॉक्स। सो काफ़ी सिंपल है सर। सिंपल है, वो अच्छा है आपके लिए। वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक कॉमन राय जो इस वक्त निकल कर आ रही है वो यही है कि इन्वेस्टर्स को मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप में ही ज़्यादा करना चाहिए। और आपने कहा है क्योंकि यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है स्मॉल कैप का भी, और क्योंकि भले ही इंडेक्स की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हों पर स्टॉक लेवल पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स को यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो क्या ये सच है कि लार्ज कैप में ही ज़्यादा एक्सपोजर रखना चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेशली नया कुछ ऐड नहीं करना चाहिए? या आप ये कह रहे हैं कि अगर होराइजन आपका लॉन्ग है तो कोई घबराने की बात नहीं है और आप स्मॉल कैप मिड कैप को भी इम्पोर्टेंस दें? तो सर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आंसर देता हूँ जिससे थोड़ा व्यूअर्स को और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप में क्या होता है सर कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आज बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है 35 टू 40 बिलियन डॉलर्स, हमारा है 15 बिलियन गारमेंट्स में। आज अगर वहाँ से एडिशनल 4-5 बिलियन का भी बिजनेस आता है, एक्चुअली कैपेसिटी जितना अवेलेबल है वो तो केवल 2-3 बिलियन डॉलर का ही है, बट अगर वहाँ से 5% भी एक्स्ट्रा बिजनेस आता है सो हमारे यहाँ सभी प्लेयर्स की ऑलमोस्ट कैपेसिटी फुल हो जाएगी। अभी सेम हुआ था सर जबकि ट्रांसफार्मर्स का, फॉर एग्जांपल जब ग्लोब में कहीं भी दुनिया में ट्रांसफार्मर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ भी देखिए इसी तरह से क्या होता है। जैसे अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज आज भी 65% है। सो आपको ये देखना है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसा है, वहाँ पे हम उस जर्नी में कैसे प्लेस्ड हैं। क्योंकि क्या होता है अर्निंग अपग्रेड जब होती है ना, तब हमें जाके पता चलता है कि ये स्टॉक काफ़ी चीप थे। सो इन्वेस्टर्स को ये जो दिमाग में है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, स्टॉक एक्सपेंसिव वहाँ पर है जहाँ पे आपकी अर्निंग ग्रोथ वेल डिफाइंड है और वो अर्निंग ग्रोथ ना चेंज नहीं हो रही है। आज अगर मैं अपने अर्निंग ग्रोथ को बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने सपोज करी एक कंपनी का सोचा है 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगी इस साल, पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं मुझे लगता है कि अब ये 100 नहीं 120 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, वो स्टॉक अपने आप ही 20% सस्ता हो जाता है मल्टीपल वाइज। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आज अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आ रही हैं, क्योंकि देखिए पहले दूसरा ये था कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। आज मैक्सिमम ऑप्शन स्मॉल कैप और मिड कैप में ही अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी नई सनराइज इंडस्ट्री हो, ईएमएस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रिलेटेड हो, वो सब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। सो इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि इक्विटी मार्केट में आपको सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ आ रही हैं वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद राइट कैंडिडेट। एंड बाकी सर एलोकेशन देखिए, आज अगर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल जो है, उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसके बेसिस पे एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, क्या हो रहा है कि हमने देखा
कि स्मॉल कैप में अच्छी रैली हुई और इन्वेस्टर्स का पैसा बना, तो उससे थोड़ा सा एक लालच भी आ जाता है कई बार। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन बहुत बढ़ा लिया, जो शायद रिस्की हो सकता है। एट द सेम टाइम, क्योंकि जब एक बात होती है इस चीज़ की कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं और बिल्कुल भी स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें किस तरह से देखी जा सकती हैं? तो जो आपने कहा कि अगर होराइजन लॉन्ग है तो ऐसे में स्मॉल कैप मिड कैप को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपको स्मॉल कैप में ही ज़्यादा मिलेंगी। करेक्ट? करेक्ट सर, एकदम, क्योंकि अर्निंग प्रोफाइल में इतना डिफरेंस है। आज इंडिया एज अ ग्रोथ इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टर्स का स्मॉल मिड कैप में एक्सपोजर नहीं है तो फिर उनका रिटर्न भी अकॉर्डिंगली कम आएगा ही। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मॉल मिड कैप का राइट एलोकेशन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी फंड का साइज़ कितना मैटर करता है? बिकॉज कई बार देखा जाता है, और या एक और बताना मुझे आप कि अलग अलग मार्केट सेगमेंट में ये अलग होता है। यदि मैं लार्ज कैप की बात करूं तो ऐसे में एक लार्ज साइज पोर्टफोलियो हो फंड का वो बेहतर है, या फिर वो छोटा होना चाहिए? और उसी के अगेंस्ट अगर मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ तो स्मॉल कैप में कोई फंड है जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और वहीं दूसरा फंड साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? कहाँ पर ज़्यादा रिस्क और रिवार्ड देखने को मिल सकता है? सो ये अच्छा क्वेश्चन है सर। लार्ज कैप में देखिए लिक्विडिटी का रिस्क उतना है नहीं, चैलेंजेस नहीं है। बराबर है। सो वहाँ पर आई डोंट थिंक कि स्कीम का साइज इतना मैटर करता है। ओके। स्टॉक सिलेक्शन तो देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो तो पार्ट समझना ही पड़ेगा कि स्टॉक सिलेक्शन तो ठीक होना ही चाहिए। जहाँ तक मिड एंड स्मॉल कैप की बात है सर, वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा साइज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको मुश्किल होता है। क्योंकि वहाँ पर अगर जैसे कोई किसी स्कीम का साइज़ बहुत बड़ा है, अगर उन्हें 1% भी खरीदना है तो वो कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज और उतना कितना कंपनीज उतना अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो वहाँ पर सर थोड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ा साइज नहीं होना थोड़ा चाहिए। सा साइज का आपको डिसएडवांटेज होता है। ओके। सो दी आई थिंक इसीलिए शायद कुछ लॉन्ग टेल पोर्टफोलियो भी होते हैं, बट वो फिर क्या होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर लॉन्ग टेल पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। क्योंकि जब मार्केट ब्रॉडर रैली है तब तो ठीक है, पर जहाँ भी मार्केट थोड़ा भी चेंजेस आते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, वहाँ पर फिर आपको आपका पोर्टफोलियो में आपके बेस्ट हाई कन्विक्शन अर्निंग बेस्ड स्टॉक होने चाहिए। ओके। वही पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता है। ओके। क्योंकि आज जैसे सर किसी भी एक सेक्टर में सपोज करिए आप बोलते हैं कि मेरे पास एक सेक्टर के 4 नाम हैं वर्सेस समबडी जैसे हम जैसे हमारे पास शायद एक नाम होगा, पर जो सेक्टर की मैक्रो रिस्क है वो तो सेम ही है। ट्रू। तो फिर उस केस में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एफर्ट डालकर कोई एक या 2 अच्छे नाम पिक करें जहाँ पे हमें रिस्क का हैंडल बेटर है, हमें अर्निंग्स की विजिबिलिटी बेटर है। सो इसीलिए आई थिंक वो ही एक कारण है कि आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखता है। तो आपने कहा हाई कन्विक्शन स्टॉक्स, तो इससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि फिर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो या फिर डाइवर्सिफाइड हो, ये क्या अच्छा रहेगा? यानी कि आपका स्टाइल जो है मैं देखता हूँ कि एक फोकस अप्रोच होती है, सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, और आपने कहा भी अभी, पर कई फंड्स में देखा जा सकता है कि वेल डाइवर्सिफाइड है और माना जाता है कि वेल डाइवर्सिफाइड है यानी कि रिस्क कम हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस अप्रोच है, तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो क्या ऐसा है? और दूसरा, क्योंकि आप मैनेज करते हैं और आप प्रूव तो कर रिटर्न्स के हिसाब से तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि आपने इस बात को प्रूव किया है कि जिस तरह की आपकी अप्रोच है वो रिटर्न्स दिलाने में हेल्पफुल रही है। बट रिस्क के हिसाब से बात करें या फिर लॉन्ग टर्म में इस तरह की स्ट्रेटजी जो होती है कैसे काम कर सकती है, आपका एक्सपीरियंस, तो वो मुझे बताइए। तो सर मैं इसको ना आपको 2 पार्ट में देखना चाहिए। एक तो ये कि आज मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या फोकस्ड है, उसमें रिस्क किस तरह का है। जैसे कल अगर कोई भी चेंजेस आते हैं रेगुलेशन वाइज तो मेरे कितना % ऑफ पोर्टफोलियो उससे इम्पैक्ट होगा। सो मुझे रिस्क असेसमेंट उस बेसिस पे देखना पड़ता है कि मेरा पोर्टफोलियो किसी भी एक फैक्टर पे कितना डिपेंडेंट है। दूसरा, फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास एक ही सेक्टर की 5 या 10 कंपनीज हैं, बट फैक्टर वही डिटरमिन करता है उनका परफॉर्मेंस,
वर्सेस मैं आज, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आज अगर सपोज करिए मुझे पावर इंडस्ट्री अच्छा लगता है, वहाँ पे मेरे पास यूटिलिटी कंपनीज हैं, चाहे थर्मल हुआ चाहे रिन्यूएबल हुआ, मेरे पास वहाँ पे उसके लिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरे पास वहाँ पे केबल कंपनीज हैं, ग्रिड कंपनीज हैं, ऑटोमेशन कंपनीज हैं, ईपीसी कंपनीज हैं। इस पूरी वैल्यू चेन में या तो मैं सभी के स्टॉक ले लूँ या मैं उस पीस को लूँ जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन होगा, कंपटीशन लिमिटेड है, प्राइसिंग बेटर है, मार्जिन डिफेंड कर सकते हैं, कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है। सो यहाँ पे आप कहेंगे कि सब ले लो और डाइवर्सिफाइड हो गए, या फिर आप कहोगे कि इस पूरे वैल्यू चेन में मुझे ये पीस सबसे अच्छा लगता है। रिस्क पूरे वैल्यू चेन के लिए सेम है, पर यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ वो जहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। सो दो चीज़ें हैं, आपको ये देखना है कि सिंगुलैरिटी कितनी है फैक्टर रिस्क वाइज, एंड सेकेंडली कि आप उस वैल्यू चेन में आपका पूरा एक्सपोजर कितना है और वैसे आपने कैसे पोर्टफोलियो को रखा है। सो हमारा आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखेंगे, हमारे पोर्टफोलियो में आप किसी भी सेक्टर का देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि वही 3 सेक्टर हैं जहाँ से पूरा आपका लोकेशन। हमारे सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं। हम ये काफ़ी क्लियर हैं इन आर थॉट प्रोसेस कि ये सेक्टर्स हमें पसंद है, ये सेक्टर्स हमें नहीं पसंद है। उसके क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे जो रिस्क हैं इस समय, जो प्रॉब्लम्स हैं उन सेक्टर की, वो हम जनरली काफ़ी उसको आर्टिकुलेट भी करते हैं कि दीज आर द रीजंस हमें सेक्टर्स पसंद नहीं है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी लाइक दीज सेक्टर्स। सो वहाँ पर क्लैरिटी है कि पोर्टफोलियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये सेक्टर्स में यहाँ पे प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ नहीं है। एंड सेकेंडली आप ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कुछ ही सेक्टर में है। सो दे आर डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, स्टॉक वेट्स, रिस्क वेट, लिक्विडिटी। सो आप जब रिस्क का देखेंगे, हमें भी काफ़ी ध्यान देते हैं कि कैसा रिस्क मैनेज कर रहे हैं। सो सेकेंड लेग, सर हमारा एलोकेशन कितना है, क्योंकि आज मेरे पास कोई एक स्टॉक है जहाँ पे सपोज करिए बाइनरी रिस्क है, वो 2% है कि वो 8% है। कोई कमोडिटी सिक्लिकल सेक्टर है जहाँ कल अगर अच्छा प्राइस मूवमेंट हुआ कमोडिटी का, बेसिक अंडरलाइन का, तो नंबर अच्छे दिखेंगे, बट वो मेरे पास 2% है कि 8% है। हम लोग जहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा हो वहाँ पे वेट्स कम रखते हैं, जहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, रिस्क कम है उस सेक्टर की, वहाँ वेट ज़्यादा रखते हैं। सो इससे अपने आप ही आपका सस्टेनेबल परफॉर्मेंस आ जाता है। सो ऑल इन ऑल ये जो आई थिंक कन्फ्यूजन है कि डाइवर्सिफाइड या ज़्यादा स्टॉक रखना वर्सेस 30-35 स्टॉक कम रखना, आई थिंक क्लियरली हमने ओवर साइकिल्स डेमोन्स्ट्रेट किया है। क्वालिटी वाइज हमारे स्टॉक्स देख लीजिए, एंड आई थिंक द लास्ट प्रूफ इज़ कि जब मार्केट करेक्ट होता है तब पता चल जाता है कि पोर्टफोलियो कैसा है। एंड लास्ट 1-2 ईयर्स व्हेन एवर मार्केट इज़ करेक्टेड, हमारे स्कीम्स ने जनरली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ठीक रहा है। ये मैटर ऑफ स्टाइल है, अपना अपना स्टाइल है। मतलब इसमें ये कहना, मतलब आई थिंक नहीं कह सकते कि कौन सा स्टाइल अच्छा है या ख़राब है। अपना अपना स्टाइल है, दोनों ही हो सकते हैं, राइट। लेकिन आपने भी जो कहा ना कि कुछ सेक्टर हमें पसंद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये बात आप ऐसा कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स आपको पसंद नहीं है, आप कभी करते ही नहीं हैं, या टाइम के हिसाब से आपकी पसंद और नापसंद वो बदलती रहती है? सर जैसे मैं वापस एग्जांपल देता हूँ, बैंकिंग फॉर एग्जांपल, अभी आप देखेंगे हमारे पास लेंडर्स किसी भी पोर्टफोलियो में नहीं, ज़्यादा नहीं है। ओके। क्योंकि प्रॉब्लम्स दिखता है। अभी जैसे आपको एफडी करना है, वहाँ पे बैंक्स के लिए लाइबिलिटीज़ के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, रेट बढ़ाना है। जबकि आपको अगर लोन देना है तो वहाँ पे पर्सनल लोन है, एमएफआई क्रेडिट कार्ड लोन है, वहाँ पे रेगुलेटर कह रहा है कि आप थोड़ा स्लो डाउन करिए। तो क्लियरली मार्जिन थोड़ा प्रेशर में है। एसेट क्वालिटी आपका लास्ट 3 साल में काफ़ी इंप्रूव हो गया है, तो अर्निंग स्लो हैं, बट हम इसको ट्रैक करते रहते हैं क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है। जब भी यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, हमें लगेगा कि अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आने लगा है, हम लोग ज़रूर सेक्टर में उस एक्सपोजर लेंगे। सो इसलिए क्या है सर कि बेस्ड ऑन करंट कंडीशंस ऑफ दैट सेक्टर हम लोग वेट डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो डायनेमिक होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसा बन चुका होता है, हम वहाँ एग्जिट भी करते हैं। काफ़ी सेक्टर्स है जहाँ पे लगता है कि अब इम्प्रूवमेंट आने लगा है, क्योंकि उसी तरह से आप हमेशा एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं जब आप वो सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करिए जहाँ पे इम्प्रूवमेंट अब आना शुरू हुआ है। आपने भी कहा कि आप समय समय पर ये जो बदलाव है वो करते रहते हैं, तो इसी को लेकर मुझे बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में जो रीबैलेंसिंग होती है वो कितनी फ्रिक्वेंट होती है? और रीबैलेंसिंग मतलब एक तो हो गया कि स्टॉक आपने एग्जिट कर दिया और नए स्टॉक्स को एंट्री दी, और दूसरा पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेट जो है वो आपने चेंज किया, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कितना फ्रिक्वेंट होता है?
सो सर इसमें क्या है कि देखिए आपका क्वार्टरली रिजल्ट जब आते हैं तभी आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अर्निंग कैसा है प्लस बाकी कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं वहाँ पता चलता है। तो आपका आइडिया पाइपलाइन वहीं से बनता है एंड आपको अपने एग्जिस्टिंग नामों से आपको अपने नए आइडिया कंपेयर करने होते हैं। सो अगर लगता है कि जैसे किसी स्टॉक का रिटर्न ज़्यादा आ गया है एंड बेस्ड ऑन अब जैसे अर्निंग पोटेंशियल है एंड एक फेयर वैल्यू है, उसके बेसिस पे लगता है अपसाइड कम है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग पाइपलाइन से आइडिया से उसको कंपेयर करते हैं एंड फिर अगर लगता है कि नहीं ये पाइपलाइन जो आइडियाज़ हैं मेरे नए आइडिया हैं उसमें बेटर पोटेंशियल है, तब आप उस स्टॉक को चेंज करते हैं। दूसरा होता है कि अगर सपोज करिए कुछ प्रॉब्लम आया है रिजल्ट में, अभी वो रिजल्ट का प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये 3 महीने में या 6 महीने में सॉल्व हो जाएगा, तो फिर आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हो, आप अपना वेट बढ़ाते हो ऐसे स्टॉक में। पर आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम, जैसे कोई बड़ा क्लाइंट है चला गया, अब पता नहीं कब नया क्लाइंट आएगा, तो वैसा कुछ होता है। या कोई प्रोडक्ट है अभी ऑब्सोलीट हो गया, नहीं पता कि उसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बेटर है, तो ये कब वापस उस प्रोडक्ट को रिवाइव करेंगे। सो जब ऐसा होता है जहाँ पे वी आर नॉट क्लियर कि ये कैसे अर्निंग आपका वापस इम्प्रूव होगा, तब फिर हम वो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से हटा देते हैं। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट एट ऑल पॉइंट इन टाइम आप हमारा पोर्टफोलियो बेस्ट कन्विक्शन अर्निंग आइडियाज़ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं। ओके अच्छा, एक तो स्मॉल कैप के बारे में कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में छोटा हिस्सा होना चाहिए स्मॉल कैप का, बिकॉज उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा होती है, तो छोटा आपका एक एलोकेशन हो उसमें। साथ ही थीमेटिक फंड्स में भी एलोकेशन जो होना है वो थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। अब क्योंकि आप थीमेटिक फंड भी मैनेज करते हैं, आप स्मॉल कैप को भी मैनेज कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टर को कितना थीमेटिक फंड्स पर ध्यान देना चाहिए, और मतलब क्योंकि बहुत सारी थीम्स हो गई हैं, तो किस तरह डिसाइड करें कि पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स कितने ऐड करें, कौन सी थीम्स को करें, या फिर आप इससे पहले बता सकें कि इस वक्त पर आपको कौन सी थीम ज़्यादा पसंद आ रही हैं। नए साल के हिसाब से बात कर लेते हैं कि 2025 को अगर हम ध्यान में रखें तो कौन सी थीम आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही हैं, और फिर आप मुझे बताना, ये वाला सवाल था कि स्मॉल कैप को कितना शामिल करें और थीमेटिक फंड को कितना करें। जी सो सर थीम्स के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आज चाहे वो, इसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि आप देखिए कंज्यूमर, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्ट कैटर करते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बिजनेस टू बिजनेस कैटर करते हैं, कुछ सर्विसेज टाइप के बिजनेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट साइड पर भी करते हैं। सो हम लोग जनरली वहाँ फोकस करते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर में, जहाँ पर कि हमें लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आज इन्फ्लेशन के कारण शायद आप देखेंगे कि QS आ रहे हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, उनका कंजम्पशन स्लो हो रहा है, बट एक प्रोवाइडर जो है कि इस इकोसिस्टम को हेल्प कर रहा है, विच इज़ हेल्पिंग कंज्यूमर बिहेवियरल चेंज, वो बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो हम लोग वहाँ ऐसे बिजनेसेस को कोशिश कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए कि जहाँ पर चेंज हो रहा है, जिसके कारण अडॉप्शन बढ़ रहा है और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक्सपैंड हो रहा है। सो जैसा मैंने आपको बताया कंज्यूमर साइड पे ज्वेलरी हुआ, वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि वो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, चाहे इन्फ्लेशन कम हो ज़्यादा हो, भारत में आप देखिए कि ज्वेलरी ब्राइडल इज़ 55% ऑफ सेल्स, एंड आज ऑर्गेनाइज बिजनेसेस के पास, क्योंकि वो केवल 1/3 है इकॉनमी का, उनके पास स्कोप भी है, एंड जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं वो और एफिशिएंट होते जा रहे हैं, चाहे उनका डिज़ाइनिंग हो, चाहे उनकी स्टोर ओपनिंग हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो। सो ऑन कंज्यूमर साइड हम लोग देख रहे हैं कि उस तरह के बिजनेसेस जैसे हॉस्पिटल्स हैं फॉर एग्जांपल, अभी वापस मैंने सेम एग्जांपल दिया था शायद पहले भी, हमें काफ़ी सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए। आज भी हमारे पास 15 बेड हैं, ओवर 10,000 पीपल। सो क्या यहाँ पे ऑल दिस ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सेक्टर्स आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे ग्रोथ। हमारा काम है टू मेक श्योर कि हर क्वार्टरली जैसे वो परफॉर्म करते रहें एंड दे स्टे ऑन राइट ट्रैक। सो आइडियाज़ प्लस ट्रैकिंग ऑफ दोज आइडियाज़ कि उनका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है, सर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिजनेस टू बिजनेस साइड में भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पावर वैल्यू इकोसिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, चाहे EMS कंपनीज हों, सो उस तरह के सेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं। डिजिटल साइड में फॉर एग्जांपल सर्विसेज में डिजिटल काफ़ी, जो 2018 में शायद 2 कंपनियाँ होती थी, आज हमारे पास 25-30 कंपनियाँ हैं। सो इंडिया में द वे डिजिटल कंजम्पशन हो रहा है वो एक बहुत बड़ा स्पेस है।
So these are the kind of opportunities I think which will continue to do well in next year also. अच्छा अजय जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम थीम की बात करें और आप मैन्युफैक्चरिंग थीम को मैनेज कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग थीमेटिक फंड जो है इसके बारे में बताइए कि ये कैसी थीम है और आने वाला समय को देखते हुए इस फंड में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। तो सर हमारा कोशिश ये रहा है कि जब भी थीम की हम बात करें वो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सेक्टर तक लिमिटेड हो। उसमें क्या होता है कि अगर जब भी कभी वो सेक्टर में प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात की आपने, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम से कम 15 सेक्टर्स हैं जो कि उसमें फॉल करते हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरीज हो गया, EMS कंपनीज हो गई, पावर इक्विपमेंट कंपनीज हो गई। तो उसमें क्या है, कभी कुछ सेक्टर्स अच्छा करते हैं, कभी कुछ नहीं करते, एंड जो अच्छा करते हैं उसमें से हमें अच्छे स्टॉक पिक करने। सो आपका पोर्टफोलियो में हमेशा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। नाउ थीमेटिक इसलिए सर, ऐसे तो स्मॉल कैप में भी मैन्युफैक्चरिंग का है ऑलमोस्ट 25-27% एलोकेशन है, बट क्या होता है एक इन्वेस्टर को जहाँ पर उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा बेटर है वहाँ पे वो वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा और हैंडल कर सकते हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर बेटर रिटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पे आई थिंक इस तरह के थीमेटिक फंड्स में पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये कंपनीज क्या है, इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल्स हैं सर। आज आपने एक फैसिलिटी लगाई, कल उसका वो 1-2 साल में कमीशन होगा, फिर उसकी डिमांड आएगी, तो क्या ये जर्नी का थोड़ा जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है और अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि वो नैरो थीम ना हो, उसमें हमारे पास ऑप्शंस हों, ऑप्शंस में ऐसी सेक्टर्स हो जहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी डिमांड बेटर है, एंड उसके बेसिस पे सर वी मेक अ पोर्टफोलियो। सो इन्वेस्टर्स के लिए जैसा आपने पूछा, थीमेटिक फंड्स में थोड़ा ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि वो बहुत नैरो थीम के सेक्टर्स हों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि कई बार मतलब एक तो ये समझना चाहिए कि थीमेटिक और सेक्टोरल में फ़र्क है, और थीम में भी कुछ थीम हो सकती है जहाँ पर बहुत नैरो मैंडेट हो, लेकिन अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की तो सर्विस को छोड़ के बाकी सभी कुछ इसमें आ ही सकता है ना। तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना शायद फ़ायदेमंद होगा। अजय जी, आपने समय निकाला और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, और हमेशा की तरह आपने बहुत खुलकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि इससे इन्वेस्टर को और कॉन्फिडेंस आएगा ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर। और जो हम बात हमेशा एक सुन रहे हैं कि मार्केट की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हैं, तो इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं है और पैसा बनाना है, तो मतलब एवरी टाइम इज़ गुड टाइम, तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज आपकी बात सुनकर ये कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो हमने आज चर्चा की अजय खंडेलवाल जी से, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो भी उन्होंने आज शेयर की ये आपके बहुत काम आएगी, आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अजय जी से भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं फिर से उनसे आंसर लेकर आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, या फिर किसी दूसरे फंड मैनेजर्स के साथ इसी तरह चर्चा में भाग लेते हुए। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।